गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेतांबरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम नवंबर 2020 एनटीए नेट होम साइंस का रिवीजन ऑफ क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को लेके आएंगे। पेड क्लासेस स्टार्टेड सून। टेक्सटाइल्स और अपैरल डिजाइनिंग की स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको भी पेड क्लासेस के लिए क्वेरी है या फिर पीडीएफ नोट्स लेने हैं इंग्लिश के अंदर तो टोटली मिलेगा। हिंदी के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एक बार पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए ऑन 8901525034 पे। मेल कर सकते हैं 3kmsfashion@gmail.com पे, और टेलीग्राम ग्रुप का जो ये लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में हमें मिल जाएगा। First question, that is question number 11. The preservative used in yellow color fruit स्क्वैश इज। जो हम प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं येलो कलर के फ्रूट्स के स्क्वैशेस के अंदर, वो कौन सा होता है? सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम पेरोक्साइड, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड या सोडियम मोनोग्लूमेट। इन चारों में से कौन सा होगा? लेट्स सी। आंसर है थर्ड, दैट इज पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड। बट हम सारों का डिस्क्रिप्शन देखते हैं एक बार कि सोडियम जो बेंजोएट होता है इट्स मोस्ट वाइडली यूज्ड इन एसिडिक फूड्स। जितने भी एसिडिक फूड्स है, जैसे आपकी सैलेड की ड्रेसिंग हो गई, एसिटिक एसिड इन विनेगर, कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनिक एसिड, जैम्स, फ्रूट जूस, सिट्रिक एसिड, आपके पिकल्स, एसिटिक एसिड, कंटिमेंट्स एंड योगर्ट टॉपिंग्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं पोटेशियम परऑक्साइड की, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स इज यूज टू डिले स्पॉइलिंग को डिले करने के लिए, स्पॉइलिंग को रोकने के लिए हम पोटेशियम परऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। कलर को एनहांस करते हैं, फ्लेवर को एनहांस करते हैं, टेक्सचर को बरकरार रखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्क्वैश, क्रशेस, सिरप्स, कॉर्डियल्स, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पोटेशियम बाइसल्फेट का यूज करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन में भी इन्होंने पूछा है। और सोडियम ग्लूमेट, दैट इज MSG, एक फ्लेवर एनहांसर है जो मेनली और कॉमनली यूज किया जाता है चाइनीज फूड के अंदर, केन्ड वेजिटेबल्स में, सूप्स और प्रोसेस्ड मीट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्टिंक्ट स्टाइल इन काथीवार एम्ब्रॉयडरी। काथीवार एम्ब्रॉयडरी के अंदर कौन से स्टाइल्स हम अपनाते हैं? मोती भरत, सिंधी तरोपा, अबला भरत या चलाक तिक्की। अलग अलग इन्होंने यहाँ पर हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसा मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि आप एलिमिनेशन मेथड से ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। आवर करेक्ट आंसर इज दैट इज मोती भरत, सिंधी तरोपा एंड अबला भरत। अगर हम एलिमिनेशन मेथड का भी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं मोती भरत एंड अबला भरत। बोथ आर करेक्ट। ए और जो आपके सी है वो करेक्ट रहेंगे यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड और फोर्थ में से कोई आंसर होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है सेकंड। अगर हम पूरी बात करते हैं इसकी, तो मोती भरत यहाँ पर आप काम देख सकते हैं, मोती से काम हो रहा है। ये एक बीड एम्ब्रॉयडरी वर्क है जिसको प्रैक्टिस किया जाता है वुमेन्स ऑफ सर्टेन पैस्ट्रल ट्राइब्स के अंदर। सिंधी तरोपा ऑन द अदर हैंड इसको डिनोट करते हैं इंटरलेसिंग स्टिच एम्ब्रॉयडरी। स्टिच की एम्ब्रॉयडरी है जिसमें इंटरलेस करके काम किया जाता है। ज्योमेट्रिकल फ्लोरल पैटर्न्स, फिगर्स, ये सब यहाँ बनाई जाती है। और अबला भरत की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर मिरर वर्क का काम होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको हम पॉपुलरली कच्छ या अबला भी बोलते हैं। काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी इज वन इन विच राउंड पीस ऑफ मिरर को डेकोरेट किया जाता है फैब्रिक पे, कॉटन हो या शिफॉन हो, और बटन होल स्टिच से हम जो हमारा मिरर होता है उसके चारों तरफ बटन होल स्टिच को किया जाता है और इसको फैब्रिक पे प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रंस बोर्न इन 2010 इन अ विलेज वुड बी एन एग्जांपल ऑफ। तो इन्होंने क्या पूछा है? स्टडी पूछ रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो बॉर्न हुए हैं 2010 में एक विलेज में, तो उस स्टडी को हम, न्यूट्रिशनल स्टेटस की स्टडी को हम कौन सी स्टडी का एग्जाम्पल लेंगे? एम्पेरिकल स्टडी का, कोहेरेंट स्टडी का, ट्रेंड स्टडी का या इंटरवेंशन स्टडी का? करेक्ट ऑप्शन है कोहेरेंट स्टडी का। वाई? बिकॉज ये जो स्टडी है हमारी, इसमें हम एक या एक से ज्यादा सैंपल्स लेते हैं, मतलब कोहॉर्ट्स लेते हैं, और उसको हम इवेल्युएट करते हैं किसी भी डिजीज के अकॉर्डिंग, या डिटरमाइन करते हैं कौन सा रिस्क फैक्टर एसोसिएट कर रहा है, मतलब किसी ना किसी प्रॉब्लम का, किसी ना किसी डिजीज के बारे में जानने के लिए ज्यादा से ज्यादा वन और मोर सैंपल्स को हम यूटिलाइज करते हैं। एम्पिरिकल स्टडी हमारी बेस्ड होती है ऑब्जर्वेशन पे, मेजर करते हैं फिनोमिनाज को, ड्राइव करते हैं नॉलेज एक्चुअल एक्सपीरियंस से, मतलब जो रूटीन में एक्सपीरियंस चलते हैं, थ्योरी को ना देखते हुए, बिलीव्स को ना देखते हुए, एक्चुअल एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए
ऑब्जर्वेशन से हम एम्पिरिकल स्टडी करते हैं। ट्रेंड स्टडी हमारी गैदर करते हैं हम डाटा को पर्टिकुलर पॉपुलेशन से किसी भी स्पेसिफिक वेरिएबल के साथ। और इंटरवेंशन स्टडी हमारी टेस्ट होती है किसी भी एफिशिएंसी को जानने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी स्पेसिफिक प्रिवेंशन के लिए मेजर करने के लिए हम इंटरवेंशन स्टडी को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डार्ट इक्विवेलेंट। डार्ट इक्विवेलेंट क्या नहीं होगा? सो यहाँ पर आपको पहले तो डार्ट इक्विवेलेंट का मतलब पता होना चाहिए, और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ, नॉट को हमेशा ध्यान में रखना है। So style line, princess line, gathers और dart tuck. Correct option is R. That is style line नहीं है. Why? Because darts are used to create shaping. Darts को क्यों यूज किया जाता है? ताकि हमारी बॉडी के कॉन्ट्यूर को वो शेप दे सके। और डार्ट इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें आती है हमारी? फ्लेयर, गैदर, प्लीट्स, प्रिंसेस सीम और टक्स। स्टाइल लाइन ऑन द अदर हैंड क्या चीज है? स्टाइल लाइन एक सीम होती है जिसको गारमेंट में हम मेनली प्राइमरी यूज करते हैं। किस चीज के लिए? विजुअल इफेक्ट देने के लिए, या फिर पर्पज ऑफ शेपिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द गारमेंट। गारमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर हम स्टाइल लाइन को इस्तेमाल करते हैं। सो वो डार्ट इक्विवेलेंट हमारी नहीं है। यहाँ पर इन्होंने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से अलग अलग थ्योरीज दे रखी है, और वो थ्योरीज किसके द्वारा दी गई थी इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर हमसे आंसर क्वेश्चन किया है। सो करेक्ट इसके अंदर जो मैच है वो है हमारा 4th। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा सोशियो कल्चरल थ्योरी जो थी वो किसने दी थी हमारी? यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला आ रहा है यहाँ पर हमारा व्योत्स्की। सो उन्होंने कौन सी दी थी? सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव थ्योरी। सो ए का 3rd है। सो ये थ्योरी हमारी ह्यूमन लर्निंग पे डिस्क्राइब करती है कि कैसा सोशल प्रोसेस होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस सोसाइटी के अंदर, कल्चर के अंदर किस तरह से काम करती है। पिजेंट थ्योरी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी। वो किसके ऊपर थी? कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी थी, नेचर और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस पे। एथोलॉजिकल थ्योरी हमारी कंटेन करती है कि क्या बिहेवियर है किसी भी पार्ट का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। मतलब अकॉर्डिंग टू हमारी एथोलॉजिकल थ्योरी, जस्ट एज अ चाइल्ड जो है अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिसीव करता है अपनी पहले वाली जनरेशन से। कहते हैं ना कि बच्चे का नाक, बच्चे का हाव भाव अपने दादा से या परदादा के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन जैसे हैं। सो वो इनहेरिट हमारे कौन से बिहेवियर होते हैं, वो हमारी एथोलॉजिकल थ्योरी बताती है। और इकोलॉजिकल थ्योरी जो होती है वो हमारी डेवलप की थी, किसने की थी? यूरिन ब्रॉन फेनब्रेनर्स ने। It offers a framework through which community psychologists examine individual relationship within the community. Community के अंदर, सोसाइटी के अंदर क्या रिलेशंस है, जिस एनवायरनमेंट में, जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं वहां पर क्या, वो हमारा इकोलॉजिकल थ्योरी बताती है। करेक्ट। सो नेक्स्ट है मेजर साइन ऑफ ARF इज। कौन कौन से? पहली बात तो ARF ही क्या होता है? सो ऑप्शंस है इंक्रीज सीरम क्रिएटिन लेवल, इवेल्युएटेड ब्लड कोलेस्ट्रॉल एलिवेटेड, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, या फिर डिक्रीज्ड बोन मास डेंसिटी। करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, दैट इज। पहली बात तो ARF हमारी एक्यूट रीनल फेलियर होती है। मतलब जब हमारा एब्रप्ट लॉस ऑफ किडनी फेलियर हो जाता है। और ये कब अकर करता है? जब हमारा सीरम क्रेटेनाइन लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? सो यहाँ पर इन्होंने एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक किडनी डिजीज दोनों के लिए इन्होंने दे रखा है कि हमारा जो सीरम लेवल है वो कितना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज बतानी है, किसमें? अलग अलग स्पाइसेस के अंदर। सो एसाफोर्डेटिया, एनिसीड, मेक, टर्मरिक, क्लोव, ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको कुछ भी इसके ऑप्शंस पता है तो आप एलिमिनेशन की मेथड के द्वारा इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। सो आंसर इज 3rd, दैट इज एसाफोर्डेटिया, मेक एंड आर टर्मरिक। सो ये तो बहुत ही बेसिक है, बिकॉज हमें पता है ये सब हम नॉर्मली घर के अंदर यूज करते हैं। सो क्लोव क्या है? हैज बीन यूज्ड फॉर इट्स एंटीसेप्टिक और एनालर्जिक इफेक्ट्स के लिए यूज की जाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स के लिए, एंटी कोगुलेंट्स के लिए भी यूज की जाती है, लेकिन ज्यादातर क्लिनिकल डाटा इसका अवेलेबल नहीं है। मेक और नटमग्स जो है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं जिसको हम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए विट्रो के अंदर यूज करते हैं। और अगर हम बात करते हैं टर्मरिक की, तो क्यूरक्यूमिन जो हमारी टर्मरिक के अंदर प्रेजेंट होती है वो उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, और इसी वजह से उसका ब्राइट येलो ह्यू भी, ब्राइट येलो कलर भी देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड हमारे जो एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल ये इफेक्ट्स है वो एसाफोर्डेटिया में भी पाए जाते हैं। सो
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एम्फसाइज दैट द मॉडर्नाइजेशन कुड बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा कौन सा, यहाँ पर इन्होंने 4 मॉडल्स दे रखे हैं। न्यू पैराडिगम ऑफ डेवलपमेंट, इंटरडिपेंडेंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, डोमिनेंट पैराडिगम ऑफ डेवलपमेंट मॉडल, बेसिक नीड्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। सो इन चारों में से कौन सा मॉडल हमें ये एम्फसाइज करता है कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो हम अचीव कर सकते हैं जब हम इंक्रीज कर देते हैं प्रोडक्टिविटी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को और इंडस्ट्रियलाइजेशन को। करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, दैट इज डोमिनेंट पैराडिगम ऑफ डेवलपमेंट मॉडल। क्योंकि जब हमारी वर्ल्ड वॉर थर्ड हुई थी, उसके वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी, उसके बाद एक सेंट्रल आइडिया आया था इस चीज के बारे में। पैराडिगम का मतलब क्या है, वॉज टू सॉल्व डेवलपमेंट प्रॉब्लम। जितनी भी डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना हम मॉडर्नाइजेशन अंडर डेवलप्ड, जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उसके अंदर इस मॉडल के अकॉर्डिंग काम किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस, फॉर द मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ केस स्टडीज। कौन कौन सी केस स्टडीज है, ऑब्जर्वेशनल, हिस्टोरिकल, डायमेंशनल, सिचुएशनल या एक्सपेरिमेंटल। सो आंसर इज दैट इज ऑब्जर्वेशनल, हिस्टोरिकल एंड situational. So observational studies are ones where, अब ऑब्जर्वेशनल स्टडी मतलब जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, किस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, क्या इफेक्ट है, क्या रिस्क है, क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या इंटरवेंशन है उस स्टडी के अकॉर्डिंग। हिस्टोरिकल स्टडी का मतलब क्या होता है कि पास्ट एक्सपीरियंस से हम जिन स्टडीज को, पास्ट इवेंट्स के, उसके इफेक्ट्स, उसके कॉज, इन सब को लेके जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। और सिचुएशनल एनालिसिस मतलब जब हम किसी भी सिचुएशन के ऊपर एनालाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं मैथड, जिसको हम अलग अलग मैथड से हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज अरेंज द स्टेप्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये। सो करेक्ट ऑप्शन है इसमें फोर्थ। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं, किस चीज को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं सारे के सारे मटेरियल को। मटेरियल को कलेक्ट करने के बाद हम कट करते हैं स्टाक्स को, फ्लावर की डिजायर लेंथ की, कौन सा फूल हमें लंबा रखना है, कौन सा हमें छोटा रखना है, इसके अकॉर्डिंग हम उसकी लेंथ को भी कट करते हैं। लेंथ को कट करने के बाद हम उसको एंकर, पिन, स्टैम्प होल्डर, अब हमने स्टैम्प्स को कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि हमें कितनी लंबी स्टैम्प्स चाहिए, कितनी छोटी स्टैम्प चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उसको होल्डर में लगाएंगे। ठीक है, होल्डर में लगाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे फ्लावर्स को ऑर्डर ऑफ लेंथ इन कंटेनर। सो अरेंज करने के बाद हमारा लास्ट में क्या आएगा, हम उसको वाटर को ऐड कर देंगे कंटेनर के अंदर। सो इसी मेथड से हम फ्लावर अरेंजमेंट के अपने स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सो अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम से और ईमेल से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी रेस्ट की क्वेरीज आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल के बता सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।